पुरानी दिल्ली में जमघट है उर्दू मीडियम स्कूलों का। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, इन उर्दू मीडियम स्कूलों की हालत मदरसों से ज़्यादा ख़राब है, और मदरसे भी उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जो पनपाते हैं फियर ऑफ इंक्लूजन। लेकिन ये उर्दू मीडियम स्कूल एक बहुत बड़ी राजनीति है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इससे त्रस्त है। उसी तरह से मदरसों में आप देख लीजिए, सबसे गरीब मजबूर लोगों का बच्चा पसमानदा समाज के जाता है वहाँ पर, और वो वहाँ पर फिर वही दुनिया को छोड़ करके वो इस इंतज़ार में है कि कब उसे जन्नत मिलेगी। अली अनवर साहब, आपको बहुत मुबारक। खचाखच भरा हुआ हॉल है, आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा शमूलियत हुई है, और ये बताता है कि ये मुद्दा जो पहले दशक में 21वीं सदी की जब हम लोगों ने इस पर बात करना शुरू किया था और आपकी किताब पढ़ी थी, तो हमें लगता था ये उस वक्त आया, और फिर उसके बाद शायद जो बदली हुई राजनीति है उसके आभा में, उसके या ग्रहण में ये छुप गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और सबने शुक्रिया अदा किया है। मैं भी उनका शुक्रिया बिना नाम लिए अदा कर रही जिन्होंने दोबारा इस मुद्दे को ज़िंदगी दे दी और कहा कि ये मुद्दा अब हम उठाएंगे तो फिर हम सब लोगों को दोबारा याद आया कि नहीं। यही जगह थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, 2009 की बात है, और 2009 में मैं यहाँ सबसे आगे वाली सफ़ में बैठी हुई थी, और मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नाम यहाँ बैठे हुए थे मंच पे, और बात हो रही थी कि पहली बार वो लोग बात करने इकट्ठा हुए थे कि भाई कोई चीज़ होती है पसमानदा, और सैयद शहाबुद्दीन ने अपने की नोट एड्रेस में कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि भारत के मुसलमानों में भी जाति है, और ये फ़र्क है 2009 में 21वीं सदी में जो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते थे और जो मुस्लिम इंडिया नाम की एक मैगज़ीन निकालते थे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आंकड़े ही पेश किए जाते थे। उसमें एक कवरिंग लेटर होता था या एडिटोरियल होता था और साथ में आंकड़े होते थे। उन आंकड़ों की किताब को वो लंबे अरसे से निकाल रहे थे, और जिसका बहुत बड़ा उस वक्त के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ये मानते थे कि बहुत बड़ा योगदान है, और सच्चर कमेटी को मजबूर किया, बनाने में मजबूर किया था उस वक्त। तो 2009 में सैयद शहाबुद्दीन साहब, जिसमें मुशावरत के लोग भी बैठे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी बैठे थे, जमीयत उलेमा के लोग भी बैठे थे, उस जलसे में ये बात कह रहे थे कि हम इसको अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पसमानदा नाम जो मसला है वो बहुत बड़ा है, और इसकी वजह से हमारे कौम के अंदर फूट पैदा हो रही है। तो उस पर मैंने एक बात में लिखा भी था कि ये तो हद ही हो गई, हम इनको इंटेलेक्चुअल और इतना बड़ा स्टैटिस्टिक बात समझ रहे थे, इनको तो ये बुनियादी बात नहीं मालूम थी। और फिर 2013 अली अनवर साहब, आप याद करेंगे, मैं एक मैगज़ीन एडिट कर रही थी और उसका इनॉग्रल का एक फंक्शन था। बहुत खचाखच भरा हुआ हॉल था। कवर स्टोरी मैंने की थी पसमानदा के ऊपर, पसमानदा के सवाल पे, और पूरे कवर पे ब्लो आउट करके अली अनवर साहब का चेहरा था, और मंच पे लोग बैठे हुए थे जो बहुत बड़े, कपिल सिब्बल साहब, के रहमान जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे वो, और बहुत बड़े बड़े लोग थे। लेकिन अली अनवर साहब के बगल में एक बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो दुनिया से गुजर गए अभी 1.5-2 साल पहले, तो मुनासिब नहीं है अब उनका नाम लेके ये बात कहना। और उन्होंने, वो साथ में बैठे थे, वो भी बिहार से आते थे, और फिर बाद में मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी कि इनॉग्रल में ये इशू क्यों रखा गया वगैरह वगैरह। मेरे कहने का ये मतलब है, ये 2 एनेक्डोट्स ऐसे हैं जो पब्लिक के हैं, पब्लिक के बीच में हैं। वो ये है कि 2021वीं सदी के दूसरे दशक में भी ये टॉलरेंस नहीं आ पाया समाज के अंदर से कि ये मुद्दा है, इसके अपने कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ चेहरे हैं और कुछ नेता हैं, और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो ये बात रेखांकित करना इसलिए ज़रूरी है कि जिनको ये लगता है कि ये सिर्फ राजनीति का सवाल है, हालांकि है तो हर सवाल राजनीति का सवाल है। घर के अंदर जो होता है, कौन क्या खाएगा और कौन क्या नहीं खाएगा, वो भी राजनीति का सवाल होता है, हम जानते हैं। लेकिन ये राजनीति के जो रूप हैं अनेक, उन रूपों में से मैं उस पर भी जाना चाहती हूँ कि ये सवाल जो है वो वहाँ तक है। रतनलाल साहब ने कहा, संस्कृति का सवाल उठाया, सांस्कृतिक पिछड़ेपन का भी सवाल उठाया।
फियर ऑफ इंक्लूजन का सवाल उठाया आपने ताइक साहब। बहुत ज़रूरी है ये सवाल इसलिए क्योंकि ये जो संस्कृति है और संस्कृति के अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स पॉलिटिकल होते हैं, वो यूं ही नहीं बनते हैं, वो कोई मासूमाना या इवोल्यूशन से नहीं बनते हैं, वो बनाए जाते हैं। और वो आज हमारे बीच में मुस्लिम समाज के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, तंजीमें हैं, आप उनको देखिए, वो कर कौन रहा है और किसके लिए कर रहा है, ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है। अगर एक बुनियादी सी बात, मैं पुरानी दिल्ली से आती हूँ, पुरानी दिल्ली में जमघट है उर्दू मीडियम स्कूलों का। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, इन उर्दू मीडियम स्कूलों की हालत मदरसों से ज़्यादा ख़राब है और मदरसे भी उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जो पनपाते हैं फियर ऑफ इंक्लूजन, जिसकी बात अभी मेरे पहले वक्ता साहब ने कही। फियर ऑफ इंक्लूजन कैसे आता है? जब आप कहीं से भी अपने आप को, जो शासक वर्ग है, उनकी जानकारियों से लैस नहीं पाते हैं, उनके व्यवहार से लैस नहीं पाते हैं, उनके तौर तरीक़ों से, उनकी सोच से लैस नहीं पाते हैं। उर्दू मीडियम स्कूलों के बच्चे, अगर हमने तो तहरीक भी चलाने की कोशिश की एमएलए से मिल करके कि भाई उर्दू मीडियम स्कूलों को ख़त्म करके इनको कन्वर्ट कर दो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, या और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम हिंदी मीडियम स्कूल हो जाए। तो सारे जो अशराफिया मौलाना हैं, जो अशराफिया नेता हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और फिर होता क्या है कि ये उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे एक एप्लीकेशन लिखने के काबिल भी नहीं होते। वो 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, उनकी मजबूरी है कि वो सिर्फ उर्दू पढ़ें, क्योंकि ज्योग्राफी उन्होंने उर्दू में पढ़ी है, मैथ्स उन्होंने उर्दू में पढ़ी है, साइंस उन्होंने उर्दू में पढ़ी है। ये किताबें और ये डिपार्टमेंट्स मिलते नहीं हैं, तो उसके बाद वो मजबूर है कि फिर एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि अपनी सखाफत, अपनी पहचान कैसे बचेगी अगर उर्दू ख़त्म हो जाएगी। तो जो गरीब के पसमानदा के कंधे पर, उसके बच्चे के ऊपर, जिसको अपनी रोज़ी रोटी के लिए शिक्षा चाहिए थी, जिसका पहला काम ये था कि वो अपनी सर्टिफिकेट को, डिग्री को इस्तेमाल करके कहीं चपरासी, एलडीसी, यूडीसी या सिविल सर्विसेज कहीं पर भी जा पाता, उसको आपने घेर करके बाड़े में बंद कर दिया उर्दू के। उसके ऊपर बोझ है गालिब को बचाने का, इकबाल को बचाने का। उस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो हाई आइडियल्स हैं, हाई फंडास हैं, वो जिनकी वो बातें कर रहे हैं, आफाकी बातें कर रहे हैं, सररियल बातें कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है। लेकिन ये उर्दू मीडियम स्कूल एक बहुत बड़ी राजनीति है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इससे त्रस्त है। उसी तरह से मदरसों में आप देख लीजिए, सबसे गरीब मजबूर लोगों का बच्चा पसमानदा समाज के जाता है वहाँ पर, और वो वहाँ पर फिर वही दुनिया को छोड़ करके वो इस इंतज़ार में है कि कब उसे जन्नत मिलेगी, दुनिया के लायक नहीं रखा जाता। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, और आप देखिए इनको बचाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करता है वो समाज, जिनके बच्चे इंडिया ही में नहीं रहने वाले हैं। वो कनाडा जाएंगे, वो यूके जाएंगे, वो कम से कम डीपीएस और मॉडर्न स्कूल और सेंट कोलंबस जाएंगे, वो नहीं कभी, वो अपने बच्चों को कभी नहीं भेजेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। शिक्षा हम मांग रहे हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पे हमें जो मिल रहा है वो मिल क्या रहा है, वो हमें पहुंचा कहाँ रहा है। तो ये बस मैं फ्लैग करना चाहती थी कि हम लोगों को ये समझना है कि, और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तीसरी बात यह है कि अभी हिजाब को लेकर के और आइडेंटिटी को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं इस देश में, पूरे बड़े सगीर में। हिजाब का सवाल इसलिए बेमानी है क्योंकि यहाँ पर हर समाज की महिलाएं और पुरुष अपने अपने ढंग से पर्दे की पाबंदी करते रहे हैं। जैसा उनको वहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से रहा वैसा, चाहे वो साड़ी पहने, चाहे वो उल्टे पल्ले की साड़ी पहने, सीधे पल्ले की साड़ी पहने, दुपट्टा पहने, चादर पहने, कैसे भी करते रहें। लेकिन ये जो इसरार है आजकल कि नहीं, अरब स्टाइल का अबाया और नकाब पहन करके क्लासरूम में बैठना है, और इसके पीछे कौन लोग खड़े हैं, कौन जमातें खड़ी हैं, ये सियासत के सवाल हैं। आपको रोज़ 4 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक टीवी पर इनको झेलना पड़ता है। ये सवाल के लिए हम कब खड़े होंगे, हमारी महिलाएं, आपके घरों की बच्चियां, बहनें, माएँ सब कब खड़े होंगे और ये कहेंगे कि भाई ये आर्टिफिशियल सवाल है, ये हमारा सवाल नहीं है, हमें शिक्षा दे दीजिए, हम तय कर लेंगे हमें क्या पहनना है, या अगर यूनिफॉर्म है तो हम यूनिफॉर्म की पाबंदी कर लेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म हिंदू बच्चियों के लिए या गैर मुस्लिम बच्चियों के लिए अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। क्लासरूम में बैठना है, आप क्लास तक कैसे आते हैं, क्या पहन के आते हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
महिलाएं जो हैं वो इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा औजार है हमारे यहाँ। और ये अरब संस्कृति का जो साम्राज्यवाद है कि हमें अरब जैसा दिखना चाहिए, हमारे कुर्ते का साइज़ ये, पैजामे का साइज़ ये, बुर्खा ऐसा हो, नकाब ऐसा हो, अबाया पहने। कश्मीर से लेकर के केरल तक कहीं पर भी मुसलमान ख़वातीन बुर्खा हिजाब ये सब नहीं करती थी, लेकिन पर्दा करती थी। वो पर्दा ख़त्म होकर के अरब स्टाइल का आ गया है। कश्मीर चले जाइए या केरल चले जाइए, तो एक तो स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर्स बनाए गए, हमारा उसमें चंदा जाता है, हम उसमें पैसा देते हैं और हम अपनी पीढ़ियों के लिए। और आप ये बताइए, टेलीविज़न पर डिबेट करने वाली जितनी मुस्लिम एंकर्स हैं, किसी को आपने सर ढके हुए देखा है जो पर्दे के बुर्खे के पक्ष में बात कर रही हैं? वो सवाल नहीं खड़ा कर रही हैं, उनको देखा है आपने? तो ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना। इस देश की सभी महिलाएं जानती हैं उनको कैसे जीना है, कैसे बाहर निकलना है। बुर्खे का विरोध नहीं कर रही हूँ। बुर्खा पहन करके बहुत सी गरीब औरतें अपनी गरीबी को छुपा करके फैशन के दबाव में आए बगैर बाहर निकल के अपने काम कर पाती, उनको ये फैशन का दबाव नहीं झेलना पड़ता। लेकिन आप मत तय करिए, आप इसको हो जो जैसे चल रहा था, जैसे उन्होंने अपने हालात के हिसाब से अपनाया था, चाहे वो चादर हो, ये होने दीजिए। तो एक तो ये सवाल है। दूसरी बात है, जितने भी उर्दू मीडियम के या मदरसे, या अब आजकल एक आर्गुमेंट और आया है कि भाई मदरसा तो स्कूल का नाम है, मदरसे का मतलब जहाँ दर्स दिया जाए, जहाँ सबक दिया जाए, तालीम सिखाई जाए। सवाल ये है कि आज बहुजन और पसमानदा की एकता की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बेदारी की। ये बताइए कि जब हम बहुसंस्कृति में जिएंगे ही नहीं तो हम एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है वो कैसे ख़त्म होगा। उर्दू मीडियम स्कूल, मदरसे और इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो छोटे से बच्चे के मन में एक ख़ास तरह का मोनो कल्चर पैदा करते हैं, एक संस्कृति पैदा करते हैं। उसको नहीं पता होता है कि दिवाली वाले दिन कोई बच्चा टिफ़िन में क्या लाएगा, या वो किस तरह खुशी मनाएगा, या ईद के अलावा भी कोई त्यौहार होता है। ये जो मोनो कल्चर पैदा करने के आइडियल्स हैं, उसने भारतीय मुसलमानों के भारतीयकरण में भी रोक लगाई है। और भारतीयता और देखिए, आज़ादी के साथ साथ जो बंटवारा हुआ उसमें शराफ चले गए थे। अच्छा तो ये होता कि पसमानदा या बहुजन के हाथ में अपने आप सत्ता आ पाती, लेकिन उस वक्त जो स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उसके पास जो बचे कुछ नामवर चेहरे थे वो वहीं से आते थे। लेकिन आज बहुसंस्कृति भारत के मुसलमानों में जो भारतीयता का जो अंश होना चाहिए वो बढ़ने के बजाय घटा क्यों? पहचान के नाम पे हम लोग किधर चले गए? तो ये भी एक स्कूलिंग से, शिक्षा से, उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने से पैदा होता है जहाँ पर आप देखते हैं आपके बच्चे को पता नहीं होता है कि दूसरे समाज के बच्चे किस तरह जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुशी मनाते हैं, या उनके दुख सुख कैसे होते हैं। तो मोनो कल्चरल इंसान पैदा करने का एक तरीका ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर वो तंजीमें हैं, आज जो तंजीमें नाम लेना बेकार है, आप सब जानते हैं, तबलीगी जमात से लेकर के दूसरी जमात है, वो कहाँ जा कर के क्या बना रही है, कैसा मुसलमान पैदा कर रही है, उनको एक सांचे में ढला हुआ मुसलमान उनको चाहिए। तो एक बहुत बड़ा है। तो चेतना का जो चेतना का सवाल है बहुसंस्कृतिवाद का, भारतीय होने का, और फिर जब आप ये सब होंगे तो आप क्लेम करेंगे। जो क्लेम है, क्लेम करने का जो साहस है कि हम भी इसी मिट्टी के का हिस्सा हैं, हम इसी मिट्टी के बच्चे हैं और हमें इसी मिट्टी से जो कुछ मिलेगा और हमें चाहिए, ये जो सवाल है इसका हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब हम अपने आप को इस मिट्टी से बहुत ज़्यादा जोड़ेंगे। कारोबारी लिहाज से, कामकाज से, हम हर तरह से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई किसी भी तरह की पेशेवराना बातें हों, कामकाज हो, हम उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत भी पढ़ाई लिखाई की तरफ जाते हैं, हमें एक संस्कृति की तरफ ढकेला जा रहा है, उस पर सवाल उठाइए। तीसरी एक चलते चलते एक बात यह है कि पसमानदा जो है वो बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म हो गया है। उसके अंदर के जो फिशर्स हैं, जो दरारें हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लें। हम लोगों को, सब लोगों को यहाँ पर जो उसके अंदर की डाइवर्सिटी है उसका भी प्रतिनिधित्व मिले, उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आघात वहीं से किया जाएगा इस पूरे बहुजन पसमानदा आंदोलन पर। जब बहुजन पसमानदा चलता था आज से 5-10 साल पहले, तब उसको मिटाया गया। ओबीसी का जो पूरा नया एक
राजनीति खड़ी की गई है भाजपा द्वारा, उसके ज़रिए अंदर भी वो बातें शुरू हो गई हैं पसमानदा के अंदर। तो अली अनवर साहब, मैं आपसे ख़ास अपील करूँगी कि आप यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट, क्योंकि वो भी शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।